अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हो चुका है 28वां रोज़ा और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 28वां रोज़ा अफ्तार हो चुका है और सुबह यानी एक ही रोज़ा रह गया है और सऊदीया में चाँद नज़र आ चुका है, तो लिहाजा सऊदीया में कल ईद होगी। तो अब हमारी ईद तो फिर लाजमी परसों बनती है। तो खैर हाँ, कुछ बने या ना बने, लेकिन अब तो एक रवाज सा ही हो गया है कि हमारी ईद 29वें रोज़े के बाद ही होती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद ये करीब के कुछ सालों में हमने 30वें रोज़े के बाद ईद मनाई हो। हम 29वें रोज़े के बाद ही ईद मना रहे हैं। तो खैर यहाँ मैं फाइनली अपना सूट स्टिच कर रही हूँ और आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिल ही गया। तो ट्राउज़र तो मैंने लगे हाथों जल्दी जल्दी सी लिया था, लेकिन शर्ट पे आके मैं फंस गई और अफ्तारी का हो गया था टाइम। फिर मुझे किचन में आना पड़ा, तो इसलिए ये काम मुझे यहीं का यहीं रोकना पड़ा। तो मज़े की बात है कि हिलाल कमेटी वाले ईद उल फ़ितर का चाँद तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाते हैं, लेकिन जब बात आती है ना रमज़ानुल मुबारक के चाँद की, तो वो उनको नज़र नहीं आता। वो हमेशा ही कहते हैं कि आज रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा पहला रोज़ा जो है वो कल होगा। लेकिन ईद उल फ़ितर का चाँद इन्हें हमेशा 29वें रमज़ान को नज़र आ जाता है। तो इसी तरह उम्मीद रखनी चाहिए। और फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं 29वें रोज़े के हिसाब से अपनी ईद की तैयारियों को लेके चल रही हूँ, वरना हमेशा ही मेरी तैयारियाँ 29वें रोज़े तक यानी पोस्टपोन ही होती हैं और मैं कहती हूँ कि 30वें रोज़े को करूँगी और 30वां रोज़ा कभी होता ही नहीं। और लास्ट टाइम मुझे याद है कि जिस रोज़ आखिरी रोज़ा था तो उस रोज़ भी हम स्कूल में थे, यानी 29वें रोज़े को भी हम लोग स्कूल में थे। तो कोई तैयारी वगैरह नहीं मैं कर पाई थी और फिर यूँ हुआ कि जब चाँद, मेरा ख़्याल है रात को कोई 10 या 11 बजे ऐलान हुआ था कि ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आ गया है, और फिर खुश होने की बजाय मेरा टेंशन से बुरा हाल था और मैं कह रही थी कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, क्योंकि ईद वाले दिन मेरे बहन भाई इन्होंने आना था मेरी तरफ, यानी ईद के रोज़ इनकी मैंने दावत करनी थी। तो उन लोगों ने सब लोग मेरी तरफ इनवाइटेड थे, लेकिन मेरी कोई तैयारी वगैरह नहीं थी। चीज़ें वगैरह तो मैंने सारी ख़रीद ली थी, रखी हुई थी, लेकिन इसके अलावा मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई थी। यानी जो पहले तैयारियां हम कर लेते हैं ना, तो वो मैंने ऐसी कुछ नहीं की थी। तो और घर भी मेरा मतलब मुझे ईद वाले दिन ही साफ़ करना था। तो बस फिर क्या था कि मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था सारे काम हो गए थे ईद वाले दिन। लेकिन इस बार मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं मतलब अपनी जो 2 छुट्टियां हैं मेरी, तो वो मैं ईद की छुट्टियां होने से कबल अपनी 2 छुट्टियां करके तो मैं अपना काम वगैरह जो भी है वो फाइनलाइज़ कर लूँगी। तो इस तरह से फिर मैंने अपने सारे काम अरेंज किए हैं, लेकिन मेरे कपड़े सीने वाला काम जो था ना वो रह गया। तो खैर कोई बात नहीं, कपड़े अगर स्टिच हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो तब भी मेरे पास है ईद के दिन पहनने के लिए, तो मैं वो पहन लूँगी, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मुझे अपने दूसरे काम करने हैं और कल 29वां रोज़ा है और मुझे कल मार्केट में भी जाना है। तो फिर देखते हैं, कल काफ़ी काम है करने वाले, तो अल्लाह ताला बस मदद फरमाए, इंशाल्लाह सभी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अब अफ्तारी की तैयारी के लिए बना रही थी आज चने की दाल, और मेरा थोड़ा सा चिकन का सालन पड़ा हुआ था जो कल मैंने बनाया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस चिकन के सालन को, यानी वो बहुत ही कोई टेस्टी किस्म का मेरा सालन तैयार हुआ था, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो बोटियाँ थी ना उनको मैंने यानी श्रेड किया, और उसके बाद जो शोरबा था तो वो मैंने फिर इसमें ऐड किया। तो ऐसे कर लेती होती हूँ मैं, अगर मतलब कोई सालन मेरा ज़ाया हो रहा हो तो फिर मैं उसे किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ और उसको भी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर दाल मेरी हो चुकी थी, यानी गल चुकी थी, तो अब मैंने इसके अंदर वो चिकन का सालन ऐड कर देना है और फिर इसे मैं हल्की आंच पे दम पर रख दूँगी, ताकि जो भी इसका ऑयल वगैरह है वो इसके ऊपर आ जाए। और बाकी मैं इसमें अभी सब्ज़ मिर्च वगैरह ऐड नहीं कर रही, क्योंकि सब्ज़ मिर्च ऑलरेडी इसके अंदर है, यानी जो मैंने चिकन वाला सालन ऐड किया है ना तो उसके अंदर है। तो इसलिए मैं अभी इसमें
ये ऐड नहीं कर रही। और वैसे भी आज मैं बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे सालन बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत से और काम भी कर रही हूँ साथ साथ, तो मेरे पास ज़्यादा शशकों का टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सीधे स्वभाव आज बस सालन बना लिया है। तो ये तरीका जो है ना, ये मेरी अम्मी भी इख्तियार करती थी। मतलब जब हम छोटे थे तो अम्मी रात के खाने में अक्सर चिकन कढ़ाई बनाती थी, लेकिन जब सुबह हमें वो मिलता था ना, तो उसमें लाइट सा शोरबा होता था और वो एक तरह से कोरमा ही बना होता था। तो मैं अम्मी को कहती थी कि रात को हम चिकन कढ़ाई खाकर सोते हैं और सुबह को वो चिकन कोरमा बना होता है, ये क्या तरीका है। क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं था उस वक़्त, और अम्मी चूल्हे पे ही गर्म करती थी, तो इसलिए फिर उनको थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करना होता था और फिर वो जाके सही से गर्म होता था। तो अब वही तरीके हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो बस वक्त वक्त की बात है, मुझे अपनी एक खाला की बात याद आ गई। वो मेरी खाला अब हयात नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मैं उनके घर गई तो उन्होंने रात को चिकन का सालन बनाया। तो बच्चों ने क्या किया कि जो मसाला था ना चिकन का, उसके साथ रोटी खा ली और बोटियाँ बोटियाँ छोड़ दी। तो मेरी खाला ने क्या किया कि अगले दिन वही बोटियाँ जो थी ना, उनका पुलाव बना लिया। यानी पुलाव बनाया तो उसमें वो बोटियाँ ऐड कर दी। अब हुआ कुछ यूँ कि बच्चों ने चावल खा लिए और बोटियाँ फिर छोड़ दी। तो खाला को गुस्सा आ गया। खाला एकदम से बोली, कहती ये बोटियाँ खाएगा तो तुम्हारा बाप भी, और अब तुम्हें खानी ही पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेक्स्ट डे ना उन्हीं बोटियों को श्रेड करके और साथ में उन्होंने पोटैटोज़ बॉयल किए और उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करके, और उसके बाद वो जो बोटियाँ थी ना, तो वो उसमें ऐड कर दी। तो बच्चे आराम से खा गए और इस तरह से 3 शिफ्टों में उनकी वो जो बोटियाँ थी वो ख़त्म हुई। और मेरे घर भी ऐसे ही होता है, अगर चिकन कढ़ाई बनाई जाए तो मसाला चाहिए, मसाला खा लेंगे, बोटियाँ छोड़ देंगे। अगर बिरयानी बनाएं तो चावल खा लेंगे और उसमें मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, तो आलू खा लेंगे, बोटियाँ छोड़ देंगे। लेकिन मेरे पास उन बोटियों का कोई इलाज नहीं होता कि मैं उनका क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद बोटियाँ इतने शौक़ से नहीं खाती। तो मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि टेस्ट लाया जाए और बोटियों को गुड बाय किया जाए। यानी बोटियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बचपन में मैं बस 2 या 3 सब्ज़ियाँ ही खाती थी और बाकी कोई सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं थी। यानी जो मैं चीज़ें खाती थी ना, उनमें मैं आपको बताऊँ तो मैं एक सिर्फ़ भिंडी खाती थी और दूसरी सब्ज़ी मैं आलू और मटर खाती थी। तो बस यही सब्ज़ियाँ खाती थी, उसके अलावा कद्दू, टिंडे, शलजम और तोरियाँ, करेले, इस तरह की हर सब्ज़ी मैं नहीं खाती थी। तो मैंने अम्मी को कहना, क्यों आप हर वक्त यही सब्ज़ियाँ बनाती हैं, तो ये क्यों बनाती हैं। तो अम्मी बोलती थी, जब खुद बनाने लगोगी ना तो फिर पता चलेगा, सब कुछ ही बनाना पड़ेगा। और यकीन करें, फिर जब मैंने खुद बनाना शुरू किया ना, तो फिर मैंने कद्दू भी खाने शुरू कर दिए, टिंडे भी खाने शुरू कर दिए, और करेले अब मैं समझती हूँ कि बहुत ही फेवरेट मेरी सब्ज़ी है। और मैं कहती हूँ कि वो कौन बदज़ोक़ लोग हैं जिनको करेले पसंद नहीं हैं। और बैंगन में तो अब मेरी जान है। और कभी मैं बैंगन नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और अब मेरे बैंगन भी बहुत फेवरेट हैं। लेकिन क्या कि हमने भी नखरे माओं को ही दिखाने होते हैं और उनके हद तक ही हमारे नखरे होते हैं। उसके बाद अब जब मैं बनाती हूँ और मुझे कोई नखरे दिखाए तो मुझे गुस्सा आता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी मदर भी तो कैसे हमें डील करती थी। हर बहन भाई की अपनी अलग चॉइस, हर किसी की अपनी अलग पसंद, और वो सबको साथ लेके चलती थी। हर किसी की पसंद और हर किसी की ख्वाहिश का ख्याल करती थी। तो अब हमसे ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, तो हमें गुस्सा आता है कि कैसे ये सब होता था, किस तरह से वो ये सब निज़ाम चलाती थी। तो खैर, अब इतनी बातों के साथ साथ मेरी अब अफ्तारी भी तैयार हो गई है। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।